हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक जो कि टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन करने वाले हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और काफी टॉपिक कवर कर रहे थे जिसमें टेट्राहेड्रल, टेट्रावैलेंट, कैटिनेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस और एलोट्रोप्स होता क्या है। तो पहले देखते हैं एलोट्रोप्स क्या बोलते हैं, डेफिनेशन और क्या होता है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स the phenomena in which the elements in two or more form show same chemical properties but different physical properties is called allotropes. कोई भी एलिमेंट देखो लिखा है द फिनोमेना इन विच द एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म, एलिमेंट्स की दो या दो से ज्यादा फॉर्म जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करे और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन्हीं को हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। यहाँ पे याद रखना है बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टी पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट्स की दो या दो से ज्यादा जो भी फॉर्म होती है, अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उस टाइम पे उसको हम बोलेंगे एलोट्रोप्स। क्या बोलेंगे? एलोट्रोप्स। तो आज का टॉपिक जो हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। अभी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है सिमिलर वो भी देखते हैं। कार्बन के हमें 3 एलोट्रोप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट and third is C60। इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। तो ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन की ये देखो 2 और मोर फॉर्म, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म, ये 3 फॉर्म है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसका क्या मतलब है? सेम केमिकल प्रॉपर्टी। देखो इसका ये मतलब है अगर मैं इन तीनों को बर्न करूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंबशन, इनको अगर मैं बर्न करूं तो यहां से एक गैस निकलती है एक्स मान लेते उसे, वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। लाइम वाटर टर्न्स टू चेंज इनटू मिल्की कलर। बताओ वो गैस कौन सी हुई? तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ के आया हो, एसिड बेस में और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है? CO2। तो वो एक्स गैस कौन सी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम तीनों को बर्न करें तो तीनों से एक गैस निकलती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे। तो लाइम वाटर को मिल्की कर दे वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो तब हमने तीनों को बर्न करा तो तीनों से एक कॉमन गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CO2। तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। बट फिजिकली हम देखेंगे तीनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट सा होता है और वो ना ज्यादा हार्ड होता है, C60 ना ज्यादा सॉफ्ट। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो एलोट्रोप्स कौन होते हैं? ये एलोट्रोप्स कौन होते हैं? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज
सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी, तब तीनों को हमने कंबशन और बर्न करा तो वहां से CO2 गैस रिलीज हुई जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। पहला आ रहा है हमारा डायमंड, इसे नोट करें। अब हम आते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट डायमंड, डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रोप्स है, और एलोट्रोप्स कौन होते हैं, जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो डायमंड कैसा दिखता है, क्या होता है इन डायमंड, each carbon atom covalently bonded with four other carbon atoms to form three-dimensional network structure। कार्बन में देखो, सॉरी, डायमंड में हर एक कार्बन चार अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और बॉन्ड करके एक 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। एक कार्बन चार के साथ अटैच्ड होगा, और जो कि यूनिट यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती है, टेट्राहेड्रल यूनिट, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। टेट्राहेड्रल यूनिट एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। डायमंड बनता है टेट्राहेड्रल यूनिट से, कि जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड होता है तो कौन सा बनता है, टेट्राहेड्रल। तो लिखा है इन डायमंड ईच कार्बन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा, ब्रैकेट में लिख सकते हो। और टेट्राहेड्रल यूनिट, a tetrahedral unit is used। तो यहाँ पे जो यूनिट यूज हो रही है वो कौन सी है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, ये जो सामने बना हुआ है, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, और हम यहाँ पे फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड का। किसका, डायमंड का। डायमंड में टेट्राहेड्रल यूनिट्स लिंक होती है। फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल यूनिट है, फिर ये जो एटम है कॉर्नर, ये अगेन आगे 4 और 1 बनाएगा, ये 4 बनाएगा, ये 4, और ऐसे बनते बनते एक 3-डायमेंशनल नेटवर्क, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा जो सामने फिगर में दिख रहा है। ये रहा देखो टेट्राहेड्रल यूनिट, फिर आगे वो 4 बॉन्ड्स, अगेन 4, तो ऐसे करते करते एक जाइंट मॉलिक्यूल्स बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, जो कि कौन सी यूनिट कैरी करता है, और टेट्राहेड्रल यूनिट। याद रखना टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, ये रहा 109 डिग्री 28 मिनट। ये टेट्राहेड्रल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो डायमंड में कौन सी यूनिट होती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल यूनिट जब 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है, एक जाइंट मॉलिक्यूल, एक नेटवर्क, तो ये पूरा कहलाता है डायमंड। तो डायमंड का स्ट्रक्चर ये रहा, उसमें जो यूनिट यूज होती है वो टेट्राहेड्रल। बनाते टाइम इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, बनाते टाइम हम कभी भी स्टेटमेंट में जब लिखा जाता है तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट बनाते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट बनाई जाती है। इसी टेट्राहेड्रल यूनिट को जब 3D में आगे अगेन कंटिन्यू करते जाए तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है डायमंड का। किसका, डायमंड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। एक तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट यहाँ पे यूज हो रही है, और ये टू फॉर्म 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो ये था डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसे नोट करें। हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब फिजिकली कैसा दिखता है, फिजिकल स्टेट कैसा होता है डायमंड का, ड्यू टू
थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर डायमंड इज हार्डेस्ट या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन होता है? डायमंड। नेचर में पाए जाने वाला, याद रखना, नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो होता है डायमंड। और किसकी वजह से? ये अपने थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से। डायमंड अपने थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से ये सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर का। वो इसलिए अगर मेरे को इसको देखो ब्रेक करना है डायमंड को, तो मेरे को ये सारे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे 100,000 और इनफाइनाइट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने में। इसलिए नेचर में पाए जाने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंस होता है डायमंड। वो भी किसकी वजह से? ड्यू टू थ्री डायमेंशनल नेटवर्क टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड आता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रीजन है जो लिखा है, वही 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। सेम रीजन, ड्यू टू थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर डायमंड शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, किस रीजन की वजह से? सेम रीजन, ड्यू टू थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3D। क्लियर? नेक्स्ट ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल सेम थे रीजन। अब आता है इनका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हम इसकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो डायमंड होता है वो पूरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड जो होता है वो पूरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का तो पूरा कंडक्टर है। बट थर्मल कंडक्टर ये काफी हाई होता है। अब क्या है ये? अब पढ़ते हैं, पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डायमंड is bad conductor of electricity, bad conductor of electricity due to no free electrons, due to no free electrons present, yeah, they have no free electrons, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है फ्रीली, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्ट होती है, दोनों ही नहीं है इसके पास। तो इसका रीजन है, याद रखना, ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो क्या है? बैड। बट ये थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, डायमंड शो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करता, बट हीट, जिसे बोलते हैं थर्मल टेम्परेचर, हीट को कंडक्ट करता है, वो भी बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि ये स्टील से भी 5 to 6 टाइम्स ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है।
स्टील से भी 5 to 6 टाइम्स ज्यादा, और लगभग सभी सब्सटेंस से ज्यादा ही शो करता है, स्टील, कॉपर, आयरन सबसे। स्टील से भी, स्टील जो होता है उससे भी 5 to 6 टाइम्स ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। मान लो ये स्टील है, अगर ये अपने अंदर से हीट टेम्परेचर को कंडक्ट कर रहा है, हीट को, तो डायमंड इससे लगभग 5 to 6 टाइम ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी को शो करेगा। और इसी पॉइंट्स की वजह से, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से देयरफॉर यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो डायमंड है उसका यूज करा जाता है कटिंग और ड्रिलिंग के लिए। डायमंड का यूज कटिंग और ड्रिलिंग के लिए इसलिए करा जाता है क्योंकि वो थर्मल कंडक्टिविटी स्टील, कॉपर से 5 to 6 टाइम ज्यादा शो करता है। तो एक डायमंड के कुछ पॉइंट्स थे काफी इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे देखा। पहला फिजिकल स्टेट, ये काफी हार्ड होता है नेचर में, नेचर का पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट सब्सटेंस ड्यू टू 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, रीजन सेम 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, इसलिए इसे कटिंग और ड्रिलिंग पर्पस के लिए यूज करा जाता है। तो ये थी इसकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसे नोट करें। अब हम आते हैं डायमंड के यूजेस, बेसिक क्या क्या यूजेस है जो वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। यूजेस सबको ही पता है डायमंड के, नहीं भी पता तो देख लो। पहला यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है डायमंड का, बेसिक यूज। सेकंड, फॉर कटिंग ग्लास। डायमंड का यूज ग्लास को कट करने के लिए भी आता है काम, तो ये बेसिक यूज है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर आई सर्जरी। आई सर्जरी में रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई। ठीक है, आई सर्जरी में भी यूज करा जाता है डायमंड का। जो कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद, जब लेंस थोड़ा मिल्की हो जाता है, जिसे बोलते हैं दूधिया टाइप, उसका जो ट्रीटमेंट करा जाता है उसमें आई जो लेंस होता है उसको कट करने के लिए भी किसका यूज करा जाता है, डायमंड का। किसका करा जाता है, डायमंड का। तो ये डायमंड के कुछ बेसिक यूज है, कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ज्वेलरीज के लिए, आई सर्जरी में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आई सर्जरी के लिए करा जाता है, कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए आंख से। तो ये था हमारा पहला एलोट्रोप्स जो कि क्या था, डायमंड। तो अब अगला आता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। तो डायमंड क्लियर हो गया, ये डायमंड का स्ट्रक्चर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये इसके यूजेस। अब आते हैं हम सेकंड ग्रेफाइट। सेकंड एलोट्रोप आ रहा है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से भी कई क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछ लिए जाते हैं, कंडक्टिविटी वाला, गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट सेकंड एलोट्रोप्स कार्बन का। हमें यहाँ क्लास 10th में 3 ही एलोट्रोप्स पढ़ने हैं। कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60, जिसमें सेकंड आ रहा है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट होता क्या है और क्या स्टेटमेंट है इसकी देखते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन, ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी करवा दिया ग्रेफाइट को, वहां पे आया था। तो ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद वहां पे 4 कार्बन से होता है, बट यहाँ पे ईच कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन आइटम्स टू फॉर्म हेक्सागोनल
रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग बोल लो या हेक्सागोनल शेड स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो। अब ये है क्या, डायमंड की बात करें तो डायमंड में एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच था। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो कि एक टेट्राहेड्रल यूनिट बन रही थी, डायमंड में एक कार्बन 4 के साथ अटैच था, जो हमने यहाँ पे भी देखा एक कार्बन 4 के साथ, और सारे एंगल कोई भी एंगल देख लो 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन 4 के साथ अटैच्ड होता है, बट ग्रेफाइट में एक सिंगल कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सामने, अब देखते हैं क्या है। एक कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है? नहीं, तो टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं हो रही तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो हम ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था। तो ये हेक्सागोनल रिंग्स होती है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, कंटिन्यू चल रहा है आगे। ठीक है, ये किसका, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, किसका, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ऐसे डॉट डॉट दिखते होंगे, बुक में भी डायग्राम बना हुआ है। इस डॉट डॉट का मतलब होता है इंटरेक्शन, और कौन सी इंटरेक्शन है, वंडरवॉल अट्रैक्शन, वंडरवॉल अट्रैक्शन। दो सरफेस पे ये मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल सेम, ठीक है, दो सरफेस पे लगने वाली इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं वंडरवॉल इंटरेक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन, जिसका नाम बुक्स में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस भी लिखा होता है, बट रियल नेम इसका वंडरवॉल इंटरेक्शंस है। इसको 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो ग्रेफाइट के ऐसे लेयर्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर, 1000 ऑफ लेयर्स बनती है डिफरेंट डिफरेंट, और हर लेयर के बीच में गैप होता है, हर लेयर के बीच में गैप होता है। ये सारी इंटरेक्शन ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, इसका नाम क्या है, वंडरवॉल इंटरेक्शन। अब जो ये गैप है बीच में, ये गैप कितना होता है, जो ये बीच का गैप है ये होता है 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर, पीएम जिसे पिकोमीटर बोलते हैं, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर। तो ग्रेफाइट में पहले देखो जो ये डॉट डॉट है ये इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 340 पिकोमीटर इनका गैप होता है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, -12 मीटर। अब यहाँ पर देख लो, अब आते हैं स्टेटमेंट पे, और क्या है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 3 अनदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। यहाँ पे जो ये रिंग बन रही है ये एक हेक्सागोनल रिंग है, तो मैं इसे रेड कलर से ऐसे कर देता हूँ, 6 कार्बन की रिंग हेक्सागोनल, ठीक है। तो ग्रेफाइट में जो रिंग बनती है वो क्या, कौन सी होती है, हेक्सागोनल रिंग। कौन सी रिंग, हेक्सागोनल रिंग, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग बन रही है। अब एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम यहाँ से ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी एक कार्बन की बात करूं, किसी भी कार्बन एटम की बात कर लूं पूरे स्ट्रक्चर में, तो वो टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 एंड 3, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। एक कार्बन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्या ये टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, अभी तक तो नहीं कर रहा, अभी तक नहीं कर रहा, कि टेट्रावैलेंट बोलता है कि 4 बॉन्ड बनेंगे किसके, कार्बन के, कितने बनेंगे, 4 बॉन्ड्स, बट यहाँ पे कितने बन रहे, 3। तो अब चौथा बॉन्ड कहाँ गया, चौथा बॉन्ड कहाँ गया, वो बॉन्ड नहीं बना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अभी बैठा हुआ है यहीं पर, वो यहीं पर रुका हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। 3 बॉन्ड हो गए और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। कार्बन 3 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जो कि स्टेटमेंट भी बोलते हैं इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स, 3 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग, और हेक्सागोनल एक रिंग भी बनाता है। अब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि सभी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में देख लो 3 ही बन रहे हैं, तो हर कार्बन पे क्या है, सॉरी, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री। अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से
इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि जिसके पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन हो वो अच्छा कंडक्टर होता है। डायमंड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे इसलिए वो बैड कंडक्टर था, और ग्रेफाइट पे फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए वो एक गुड कंडक्टर हो जाता है नॉन मेटल होने के बाद भी। तो ये अभी इसकी प्रॉपर्टीज में लिखेंगे। ये तो था इसका स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट कैसा दिखता है। वंडरवॉल इंटरेक्शन 340 पिकोमीटर का गैप होता है हर लेयर के बीच में, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स होती है। दूसरा पॉइंट, इन्हीं लेयर्स की वजह से देखो, मान लो ये ग्रेफाइट है मेरे पास हाथ में, जो ये पेन है मार्कर, अगर हम ग्रेफाइट को टच करते हैं तो हाथ में थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक कंपोनेंट लगता है। वो एक्चुअली में ब्लैक कंपोनेंट नहीं, हम इसको जब ऐसे टच करते हैं तो कई लेयर हटके हमारी फिंगर्स पे आ जाती है, कई लेयर्स हटके हमारी फिंगर्स पे, और हमें वो इसलिए सॉफ्ट फील होता है। सॉफ्ट फील होता है। ग्रेफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी बता दूं। सेल के अंदर एक ब्लैक कलर की रोड होती है, पतली सी इलेक्ट्रोड, वो ग्रेफाइट की होती है। पेंसिल के लिड जो निप होती है पेंसिल की, वो भी, उसमें भी ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। वो सब क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट है जो सॉफ्ट सा फील होता है। तो अभी लिखते जो जो बोला है प्रॉपर्टीज वगैरह, इसे नोट करें। अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टीज। बस इसको यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, उधर लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा था ना कि टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग एंड fourth electron exist freely. These free electrons makes, ये electrons लिखा शॉर्ट में, makes graphite good conductor of electricity. ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है फ्रीली जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है बीच में, ठीक है, बचा हुआ है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू, हेक्सागोनल रिंग एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रीली। Fourth electron exists freely. These free electrons make graphite is good conductor of electricity. जो ये fourth electron freely exist कर रहा है, इसी free electrons की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट, अब इस जो ये लेयर स्ट्रक्चर है, ड्यू टू दिस लेयर स्ट्रक्चर, तो ये लेयर स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन वाला, और एक ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इस ये जो लेयर स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, इसी लेयर स्ट्रक्चर की वजह से ये कैसा आपको फील होता है टच करने में, सॉफ्ट। कैसा फील होता है टच करने में, हमें फील होगा अगर आप उसको ग्रेफाइट को टच करोगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। वो किसकी वजह से, हम जैसे टच करते हैं तो कई लेयर्स हट जाती है और हमारी फिंगर्स पे आ जाती है ऐसे। तो इसी ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इट यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट, और सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करा जाता है। लुब्रिकेंट्स एंड सॉफ्ट सॉफ्ट टच, जैसे साबुन होती है ना सॉफ्ट, तो ऐसा फील भी होता है टच करने में सॉफ्ट सॉफ्ट सा। किसकी वजह से, जो ये लेयर स्ट्रक्चर है, इस लेयर स्ट्रक्चर की वजह से ही ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करा जाता है और सॉफ्ट होता है टच करने में। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है टच करने में। और कंडक्टिविटी की बात करें तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने यहाँ पर देख लिया। फोर्थ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रीली, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। अब देखो ये जो लेयर स्ट्रक्चर है, हर लेयर के बीच में गैप है, तो टच करने में एक साबुन की तरह फील होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ग्रेफाइट को एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करा जाता है। लिक्विड लुब्रिकेंट तो देखा होगा ऑयल ग्रीस, बट सॉलिड लुब्रिकेंट में कौन आता है, ग्रेफाइट। कभी पूछा जाए कि एग्जांपल बताओ सॉलिड लुब्रिकेंट,
तो एग्जांपल क्या है, ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करा जाता है। तो ये था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। इसकी बेसिक यूजेस देख लो, इसके यूजेस क्या क्या है। पहला, यूज्ड इन सेल्स एंड बैटरीज। तो ग्रेफाइट का यूज करा जाता है सेल्स और बैटरीज में। कैसे, यहां से पॉइंट लिख लेते हैं, चलो नीचे, एक मिनट इस पॉइंट को नीचे कर लेते हैं। तो यहां पे देख लो, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स का यूज करा जाता है इन सेल्स एंड बैटरीज। बैटरी और सेल के अंदर एक ब्लैक कलर की इलेक्ट्रोड होती है, कभी छोटे वाला जो सेल होता है उसको तोड़ कर देखा होगा तो ब्लैक कलर की एक छोटी सी इलेक्ट्रोड से मिलती है। वो इलेक्ट्रोड किसकी होती है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट की वो इलेक्ट्रोड क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। क्यों है कंडक्टर अच्छा नॉन मेटल होने के बाद भी, क्योंकि इसके पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली एग्जिस्ट है और इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड। पेंसिल के अंदर भी इंक जितनी होती है, ब्लैक इंक ज्यादातर उनमें ग्रेफाइट यूज करा जाता है। पेंसिल में, ब्लैक इंक्स में, बैटरीज होगी, इलेक्ट्रोड्स हो गया, इन सब के अंदर क्या यूज करा जाता है, ग्रेफाइट। क्या यूज करा जाता है, ग्रेफाइट। तो ये बेसिक यूजेस है जो क्लास 10th में इतना ही पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है नॉन मेटल होने के बाद भी, स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोनल रिंग क्या है इसमें, ये रही हेक्सागोनल रिंग, लेयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जिसकी वजह से वो सॉलिड लुब्रिकेंट और सॉफ्ट फील होता है टच करने में। तो ये था हमारे पास ग्रेफाइट। सेकंड, अब आता है लास्ट एलोट्रोप, इसको बोलते हैं C60 फुलरिन। तो स्टार्ट करते इसे नोट करें, C60 थर्ड, इसका फुल नाम होता है बकमिंस्टर फुलरिन। जो कि देखने में, देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देते पहले लेकर, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, बकमिंस्टर फुलरिन, शायद दिख रहा होगा यहाँ पर, C60 बकमिंस्टर फुलरिन। अभी होता है क्या है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना क्लास 10th में इसके बारे में, जिससे भी ये बात पता है कि पहले तो ये कितने कार्बन एटम होते हैं, 60 कार्बन एटम्स, इट कंटेन 60 कार्बन एटम्स, फर्स्ट पॉइंट, इसलिए इसका नाम 60 है, C60। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये टोटल कितने कार्बन से मिलकर बना है, 60 कार्बन। देखो जैसे कि ये 1 2 3 4 5, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक पेंटागोनल रिंग बन रही है 5 कार्बन की, और ये जो साइड में, साइड वाली वो 6 कार्बन की रिंग है। देखो 1 2 3 4 5 6। तो C60 दो टाइप की रिंग को कंटेन करता है, एक पेंटागोनल रिंग एंड हेक्सागोनल रिंग। कौन सी रिंग कितनी होती है ये देख लो, इट कंटेन, इसके लिए भी लिख लें, इट कंटेन 60 कार्बन एटम्स, पहला पॉइंट। इट कंटेन कितनी, कौन सी रिंग होती है, 12 5 मेंबर्ड रिंग, 12 जो है 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 26 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, ये पूछा जाता है। इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है, 125 206, 125 206, 206, 12 तो 5 मेंबर रिंग है, 26 मेंबर रिंग। ठीक है, याद करने का तरीका कि C60 में कौन सी कितनी रिंग्स होती है जो
5 वाली है, 5 वाली मींस पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग, इसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं आगे आईयूपैक नेम है। जो ये पेंटागोनल रिंग है वो कितनी है 12, और जो हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल रिंग वो कितनी होती है 20। तो याद करने का तरीका इसका सिंपल इजी है, 125 206, 12 5 मेंबर रिंग, 20 6 मेंबर रिंग। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल, वकी बॉल एंड सॉकर बॉल जिसे बोलते हैं, फुटबॉल की तरह ही मान लो, फुटबॉल की तरह एक कॉमन सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन सी मेंबर्ड वाली रिंग कितनी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा इसमें से कि हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग कितनी होती है C60 के स्ट्रक्चर में। तो 12 तो होती है पेंटागोनल रिंग एंड 20 होती है हेक्सागोनल रिंग। अब बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, डायमंड की तरह इतना हार्ड नहीं होता और ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट नहीं होता, ये दोनों के बीच में लाई करता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करता है। बस इतना ही पढ़ना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये डायमंड से कम हार्ड और ग्रेफाइट से थोड़ा ज्यादा, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करता है। बाकी बस इसमें यही पढ़ना था कि पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग कितनी कितनी होती है। तो टोटल इसमें कितनी कार्बन है, अगर टोटल काउंट करोगे तो टोटल 60 कार्बन से मिलके बना होता है, क्योंकि कुछ कार्बन एक दूसरे से शेयर भी है। देखो अगर मैं इन दोनों के पॉइंट की बात करूं, इन दोनों पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ये कार्बन पेंटागोनल में भी आ रही है दोनों, और यहाँ से देखा जाए तो ये हेक्सागोनल में भी आ रहे हैं, इसलिए ओवरऑल जब टोटल देखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 60 कार्बन एटम। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 20 से, तो टोटल करेंगे तो 60 से अबव जा रहे हैं नहीं, कार्बन एक दूसरे से शेयर भी हो रहे हैं, वो पेंटागोनल में भी आ रहे हैं और वो हेक्सागोनल रिंग में भी कंसीडर करे जा रहे हैं। अब जब हम टोटल करेंगे सारे मिलके वो मिलते हैं हमें 60 कार्बन, जिसका नाम लिख दिया C60। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें ये है कि 5 मेंबर्ड वाली रिंग कितनी होती है और 6 मेंबर्ड वाली रिंग कितनी होती है। तो ये था हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमने डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60 के बारे में पढ़ा है। तो इसे नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे और किन्होंने डिस्कवर करा और क्या आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसे नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।